प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं कुंडलियों के अध्ययन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ जन्म कुंडली के पंचांग का अध्ययन। उपस्थित हूँ। पंचांग है इनका, जन्म हुआ है फाल्गुन माह में, उत्तरायण में सारे शुभग्रह बलवान, वसंत ऋतु में व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, मंगलवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति मंगल देव हो गए जो भाग्य भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं सप्तम भाव में। लेकिन सूर्य और मंगल के साथ बुध भी साथ में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य देव ने मंगल और बुध दोनों को अस्त किया है और साथ ही साथ शनि देव को भी अस्त किया है। शनि देव भी अस्त हो रहे हैं। तो मारक ग्रह अगर अस्त है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अस्त हो गया और जन्म कुंडली का लाभेश अस्त हो गया। इस वजह से अब व्यक्ति की उच्च शिक्षा में और कई बार उसके नियमित प्रभावों में जो साहस है, जो बल है, जो निर्णय सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है, इसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा, जहाँ के चंद्रमा पापक ग्रह नहीं शुभ ग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक ग्रह होते हैं, नहीं शुभ ग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। इस वजह एक छिपकली है, जो दो छिपकली आपस में लड़ रही है, वही देख रहा हूँ। हर जगह संघर्ष ही है। तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा के बारे में बात हो गई। ज्येष्ठा नक्षत्र, इंद्र इसके देवता हैं। ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सिद्धि योग में जन्म हुआ है जातक का, तो कोई भी काम व्यक्ति सिद्ध या उसको पूरा अंतिम परिणति तक लेके जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ या चिरचेटे की जड़ अगर हो सके तो रविवार को गले में धारण करना चाहिए और ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण है। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में सात्विकता रहे और राक्षस गण के कारण व्यक्ति के जीवन में तमस तत्व की प्रधानता रहती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति तामसिक और राजसिक है, सात्विक है। हमें अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा करके, ऐसे मैं एक बात बता दूं चरित्र चिंतन के आधार पर, तो कुंडली ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं। यहाँ व्यक्ति कई बार जहाँ क्रोध करना होता है वहाँ क्रोध नहीं करता और मंगल के अस्त होने के कारण जहाँ जल्दबाजी करनी है वहाँ नहीं करता, जहाँ नहीं करनी है वहाँ करता है। और कई बार अवसर चूकने की प्रवृत्ति भी देखने को मिल जाती है। व्यक्ति हाथ मलता रहता है, चीज़ें अवसर सामने आए पर उसका व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता है। गलत निर्णय में भी कई बार व्यक्ति को जाते देखा जाता है, गलत मैत्री में भी व्यक्ति को जाते देखा जाता है। यह आपकी कुंडली का पंचांग है जिसमें चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के शुभग्रह हो रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति आजीवन धनवान बने रहता है, उसका मन गंदा नहीं होता, पवित्री बनी रहती है, शुचिता का पालन करता है, धर्मज्ञ होता है, तीर्थ यात्रा का दर्शन करने वाला होता है, लेकिन जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में रहता है, मतलब पेशेंस लेवल थोड़ा कम है। लग्न का मान 15 अंश का है। लग्न के अधिपति सूर्य बनते हैं, राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। लग्न के अधिपति सूर्य, राशि के अधिपति मंगल। अब लग्नेश और राशिश जब आपस में दोनों मित्र हो जाएंगे और दोनों एक ही साथ बैठ रहे हैं, सूर्य और मंगल दोनों एक ही साथ हैं और मंगल अस्त हो रहे हैं, बुध अस्त हो रहे हैं, शनि भी अस्त हो रहे हैं, तो पापक ग्रह का अस्त होना या जन्म कुंडली का जो मारक ग्रह है अगर वो अस्त हो रहा है तो कुंडली का पक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर योग कारक ग्रह अस्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि कुंडली का पक्ष कमज़ोर हो रहा है। और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं अकेले, गुरु से दृष्ट हैं, तो इस कुंडली के पापी ग्रह एकादश तीसरे के साथ साथ दशम स्थान के अधिपति केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं। गुरु से दृष्ट है दशम भाव के स्वामी, गुरु से दृष्ट है तीसरे भाव के स्वामी, तो भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी, इष्ट मित्र और अपनी जिम्मेदारी, इसकी व्यक्ति संपूर्णतया भरपूर अच्छे तरीके से वहन कर लेता है। लेकिन उच्च शिक्षा में कभी कभी बाधाएं भी देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उच्च शिक्षा, विदेशी प्रवास या कई बार आपकी विदेशी यात्राएं, जो सुखद लंबी अच्छी यात्रा होती है, उसका स्वामी मंगल अस्त है। इस कारण से कई बार यहाँ पे मंगल के अस्त होने के कारण व्यक्ति की कुंडली के भाग्येश अस्त हैं, जो धर्म है, त्याग है, बलिदान है, संपूर्ण तरीके का सांसारिक छोड़ करके आध्यात्मिक सुख है, तीर्थ है, दर्शन है, वेद है, शास्त्र है, पठन पाठन है, ये सारी चीज़ें मंगल इस भाव के अधिपति होते हैं। अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में कमज़ोरी देखने को मिलेगी। मंगल को बल देना होगा और बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण
नित्य 12 बार करना होगा। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ लगातार प्रत्येक दिन करना होगा और कम से कम बिना भोजन किए 18 दिन तक लगातार करना होगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, शिव जी को शहद और पीसी हुई चीनी भी अर्पित करना होगा। नियमित दिनचर्या का पालन आपको निश्चित रूप से करना होगा। ये मैंने आपको आपकी कुंडली के पंचांग को देख करके बताया। वारेस अस्त है, मतलब कुंडली को कमजोरी भी मिल रही है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती है, या वो जो निर्णय ले लेता है कई बार उसमें मेहनत नहीं करे, या परिस्थितियों के बिगड़ने के कारण उससे वो अवसर से चूक जाता है, या कई बार उससे उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। विवाह में कमज़ोरी हो, मांगलिक कृत्य में कमज़ोरी हो, मांगलिक कृत्य में हिस्सा लेने में व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इस तरीके की समस्या होती है। जल्दी से कोई चीज़ पसंद ही ना आए, फंसी माइंडसेट का होता है, जल्दी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें मंगल के कमज़ोर होने के कारण। बुध जन्म कुंडली में अस्त हो रहे हैं तो निर्णय लेने की क्षमता यहाँ भी कमज़ोर होगी, क्रिएटिविटी कमज़ोर हो रही है। और शनि के अस्त होने के कारण किसी भी कार्य को निरंतरता से करना, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाना, उसमें स्थिरता देना, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना, है ना, या गंभीरता के साथ उस विषय को अंतिम तक समझना, इसमें व्यक्ति को गड़बड़ी होती है। वैसे ये कुंडली अष्टम भाव के अधिपति गुरु स्वग्रही हैं, चंद्रमा दिग्बली हैं और अष्टम स्थान में शनि बैठे हैं केतु के साथ। तो रिसर्च का क्षेत्र, पढ़ाने का क्षेत्र, बैंकिंग और फिनांस के साथ साथ मैनेजमेंट का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। गुरु अगर अच्छे हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम भाव में, अगर व्यक्ति कल को चाहे तो अपना स्वतंत्र कारोबार भी कर सकता है। पर इस कुंडली के लिए पढ़ाने का काम और इंजीनियरिंग का काम, केमिकल का काम, रासायनिक चीज़ों को समझने का काम 100% बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं, उस आधार पर यही पक्ष निकल करके सामने आता है कि व्यक्ति रासायनिक चीज़ों का ज्ञानी होगा, उसको तत्वों का मेल बड़ा पसंद है, दो चीज़ों को मिला करके तीसरी चीज़ बनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में बन रही हैं। कुल मिलाकर के इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध एक दूसरे से भले द्विद्वादश के हैं, आगे पीछे बैठे हैं, पर फिर भी ये दोनों केंद्र और त्रिकोण को संभाल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे दोनों ग्रह अच्छे होंगे। शुक्र सामान्यतया इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं, मंगल केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र का योग लगा रहे हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा दिग्बली हैं और सामान्यतया उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। केतु देख भी रहे हैं तो अच्छा देख रहे हैं, केतु कोई खराब दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। लग्न का मान 15 अंश का है, इस वजह से इसे प्रबुद्ध लग्न कहेंगे, मजबूत लग्न कहेंगे। राहु 23 अंश के हैं, चित्रा नक्षत्र में 33 कला के हैं, कन्या राशि में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। इस आधार पर कि उस भाव का अधिपति अगर केंद्र में नहीं बैठा होता तो कुंडली में राहु बल भी कमजोर हो जाता, पर द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव पे राहु का संबंध और शनि का संबंध, मंगल का संबंध जा रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि, राहु यहाँ बैठे हैं। तो शनि, मंगल और राहु केतु ये कहीं ना कहीं इस कुंडली के लिए अब मारक भी सिद्ध हो जाएंगे। याद रखिए सिद्धांत क्या कहता है, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदेत सुधी। इसका अर्थ होता है सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान मारक स्थान होते हैं। सप्तम स्थान से ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है, और द्वितीय भाव से ज़्यादा मारक कई बार तीसरा भाव होता है। तो तीसरा भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य मार रहे हैं, मार्केश हैं। द्वितीय भाव के अधिपति आपकी दिनचर्या मार रहे हैं, क्रिएटिविटी मार रहे हैं, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, सत्य असत्य का ज्ञान, ग्रास्प कैपेसिटी, चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ जाना, और कृतज्ञता। और बुध मंगल जो है वो इस कुंडली के भाग्येश है, और जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, अस्त हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो निर्बल हो रहे हैं। तो बुध मंगल अस्त हो गए या निर्बल हो गए। शनि इस कुंडली में अस्त होने के बावजूद भी जातक के लिए अच्छे रहेंगे, पर फिर भी सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, 6वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, राहु केतु के प्रभाव में हैं, किसी भी शुभ ग्रह का कोई उन पर असर नहीं है। इस वजह से शनि इस कुंडली के लिए प्रधान मारक बनेंगे, दूसरे नंबर पे बुध बनेंगे, तीसरे नंबर पे मंगल बनेंगे, चौथे नंबर पे राहु बनेंगे। मतलब राहु अल्टीमेटली, राहु मंगल शनि और बुध ये इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। मतलब इनकी दशा आपके कारोबार को, आपकी नियमित दिनचर्या को, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध को, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को, आपकी दिनचर्या को, आपके मन बुद्धि चित्त को, आपकी स्थिरता को, आपके अनुशासन को, आपके नौकरी को, आपके पद वृद्धि को मारने का काम करेंगे।
मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ताकि आगे आपको जब कभी भी इन ग्रहों की दशाएं चले तो आप अपने जीवन को सावधानी से निभा सकें। पर अच्छा कौन है? गुरु अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं और शुक्र अच्छे हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में बड़ा ध्यान से देखेंगे तो बुध और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानि च लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और व्यक्ति वैसे सुखी होता है। लेकिन लग्न में सूर्य और बुध भाग्यशाली होते हैं, बनाते हैं, सप्तम भाव में आकर के उनका बल कमजोर हो जाता है। तो जो बल सूर्य और बुध को यहाँ मिल रहा है ये कम मिल रहा है। इनका ज़्यादा बल यहाँ मिलता या यहाँ या तो यहाँ मिलता। लेकिन यहाँ सूर्य और बुध के कमजोर होने के कारण व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, उसकी तार्किकता, हालांकि फिर भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में, उस नक्षत्र के जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रवीण होता है बातचीत करने में और बहुत सलीके से किसी को भी अपनी बातचीत की शैली से हरा देता है ना। तो ये एक अच्छी डेंसिटी मिल जाती है जातक को। वो जहाँ कहीं भी रहेगा पूरे विश्वास के साथ रहता है। उसका आत्मविश्वास, उसका स्वाभिमान, उसका चरित्र चिंतन, उसकी मोरालिटी, सेवा करने का भाव, परायणता, कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, दार्शनिकता, दृष्टिकोण, ये सब व्यक्ति को स्थिरता देने वाले बन रहे हैं। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा 25 अंश 35 डिग्री, ज्येष्ठा नक्षत्र, और ये मूल संज्ञक नक्षत्र है। इस वजह से इसमें कई बार व्यक्ति को आरंभ में दिक्कत होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कष्ट देते हैं। उसके बाद मूल शांति करानी चाहिए, या करा लिए होंगे तो ठीक होगा। उसके बाद गुरु पंचम भाव में अकेले बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने आचार्य वैद्यनाथ का एक सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु बलहीन हो जाते हैं। अगर अपनी राशि के बैठे हैं तब तो बलहीन नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी अन्य राशि में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं तब वो बलहीन है। लेकिन यहाँ पे बलहीन नहीं है क्योंकि अपनी राशि के बैठे हैं और शनि जैसे ग्रह से दृष्ट हैं। तो पंचम भाव के स्वामी को सप्तम भाव के अधिपति ने जो अष्टम भाव में अपनी स्थिति बनाई है, पंचम भाव को देख रहा है। तो शनि और गुरु का संबंध व्यक्ति को सफोकेट करेगा। और कई बार ये चूंकि दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हैं, शनि और गुरु, इस वजह से जब कभी भी इनकी दशा आएगी तो व्यक्ति को कई बार न्याय, दर्शन, धर्म, आध्यात्मिक और दृष्टिकोण में एक उदारता और धार्मिकता, मतलब ये दशा दोनों ही कुंडली में, दोनों ही ग्रह कुंडली में जब कभी भी एक्टिव होंगे तो 100% अच्छा परिणाम करेंगे। क्योंकि यही स्थिति नवमांश में भी देखें तो वहाँ भी बन रहा है और दशमांशा चक्र में भी। मतलब गुरु और शनि इस कुंडली के लिए दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे बनेंगे, कमज़ोर नहीं बनेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को देख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति अनुभवी होगा, उसको तत्वों का ज्ञान होगा, मर्म को जानने वाला है, पुरानी बातों में विश्वास करने वाला है, परंपराओं का पालन करना उसे आता है। और उनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं तो गुरु का संपूर्ण बल भी मिलेगा। शनि की दृष्टि है तो इस कारण से व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं से गंभीरता से रिसर्च कर पाता है, वो अपने काम के साथ न्याय कर पाता है। जो सिद्धियां उसको प्राप्त होनी चाहिए, जिस विषय पे वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसमें उसको सफलता 100% मिल जाती है। अगर उसी गुरु पे शनि की दृष्टि नहीं होती तो शायद व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता। लेकिन व्यक्ति के जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, विद्या, बुद्धि, विवेक और मेहनत के बाद परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव पे गुरु और शनि का प्रभाव है। और पंचम भाव के 5 घर आगे, पंचम भाव के 5 घर आगे एक शुभ ग्रह जो दशम भाव का अधिपति है, केंद्र त्रिकोण का योग लगाया है। पंचम भाव से 4 घर आगे शनि बैठे हैं और पंचम भाव से 4 घर आगे बैठ करके शनि पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से न्याय जरूर होगा, विलंब हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पे अगर शनि और गुरु का संबंध बनेगा तो देर से ही सही पर व्यक्ति की विद्या, बुद्धि, विवेक उसके काम आ जाएगी। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में सूर्य 28 अंश के, मंगल 26 अंश के और बुध 14 अंश के, ये दोनों ग्रह अस्त हो रहे हैं। इस वजह से मंगल और बुध के कमजोर या अस्त होने के कारण, हालांकि बुध वहां क्रूर और पापक 2 ग्रहों के मध्य बैठे हैं तो बुध भी यहां पापी और क्रूर ही स्थिति को लेके जाएंगे। तो कहाँ व्यक्ति कई बार थोड़ा बहुत एग्रेशन में भी रहेगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति यहाँ भी आती है, तार्किकता कई बार रहती है। सूर्य लग्न को देखते हैं तो धन से संबंधित चिंताएं देते हैं। सूर्य लग्न को देखते हैं तो विवाह के बाद भी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। सूर्य लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चिंता, दांतों से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या, पत्नी को कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्या देखने को मिल जाती है। अब बुध जब मंगल के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में एग्रेशन, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और कई बार कृतघ्न हो जाना,
ऐसा भी होगा। तो ये कब होगा? जब कभी भी सूर्य, मंगल और बुध एक साथ एक्टिव होंगे, या जब कभी भी इनकी दशाएं एक्टिव होंगी। बुध वहाँ 14 अंश के बैठे हैं, नीचाभिलाषी हैं, और चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। इस वजह से जब कभी भी चंद्रमा और बुध एक्टिव होंगे तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी। लेकिन चंद्रमा और मंगल जब दोनों एक साथ एक्टिव होंगे तो ससुराल से, दाम्पत्य से, परिवार से, घर परिवार से, नौकरी से, व्यापार से लाभ होगा, लक्ष्मी संपन्न योग होगा ना ये, इस वजह से। उसके बाद जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि गुरु का प्रभाव, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे सारे ग्रहों का लगभग प्रभाव है। बुध की राशि बनी है, राहु बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, केतु का प्रभाव है, और इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, और इस भाव का अधिपति अस्त है। तो द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय भाव, जब द्वितीय भाव के स्वामी अस्त हो गए और द्वितीय भाव पे सारे के सारे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति के मित्र, व्यक्ति की शत्रुता और व्यक्ति का दाम्पत्य अब काफ़ी लंबे समय तक चलने में दिक्कत होगी। इसका अर्थ होगा कि हमें विवाह मिला करके करना होगा, और जल्दी में ही विवाह कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा विलंब विवाह में नहीं करना चाहिए। विवाह अगर करना हो, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मेष राशि मेष लग्न, मकर राशि मकर लग्न के जातिकाओं से विवाह हो। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व हो, धन कमाने की दिशा पश्चिम हो, भवन जिसमें आप निवास करेंगे तो वो रहेगा मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, पूर्व दिशा के मकान में रह सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें मित्रता धनु और मेष वालों से कर सकते हैं। इसके बाद नक्षत्र ज्येष्ठा में दान करना चाहिए। रेवती, अश्वनी, मृगशीरा और मघा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए आपके लिए अच्छे रहेंगे। धन कमाने की दिशा आपकी कुंडली में पश्चिम मैंने बताई है, और पूरब और उत्तर भी ठीक रहेगा। पढ़ाना इस कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छा है। दाम्पत्य में पत्नी प्रेम करने वाली मिलेंगी, क्योंकि नवांश चक्र में यहाँ पे चंद्रमा बुध के साथ केतु तो धार्मिक भी हैं, दाम्पत्य वाला बढ़िया है। यहाँ पे 2 मित्र बैठे हैं तो शारीरिक सुख बढ़िया रहेगा। यहाँ गुरु बैठे हैं सब पंचम भाव के स्वामी होकर के, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में जो यहाँ पे बुध, मंगल, शनि और राहु विवाह तोड़ना, विवाह में कमजोरी, मित्रता में कमजोरी, मित्रों में कमजोरी दे रहे थे, जबकि यहाँ पे गुरु दाम्पत्य को आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। यहाँ 2 परम मित्र बैठे हैं, इस भाव के अधिपति सप्तम के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पत्नी प्रेम करने वाली होंगी और आपका पैसा बचाने वाली होंगी। यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं लग्नेश होकर के, यहाँ पे अगर बुध और चंद्रमा बैठे हैं तो कहने का अर्थ होगा कि ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की हो जाएगी, जो कभी भी किसी भी मामले में हारेगी नहीं, असफल नहीं होगी। लग्न कुंडली के अष्टम भाव में शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से वहाँ वो कष्ट नहीं देते, प्रायः छोटी मोटी लंबी बीमारियाँ देते हैं। कई बार वात जनित समस्या हो जाए, नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान होता है, कई बार जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि अल्सर हो जाता है पेट में, कई बार अपेंडिक्स की समस्या होती है, किडनी से संबंधित समस्या होती है, गुप्त रोग की समस्या कई बार हो जाती है, गुप्तांगों में समस्या हो जाती है। इस तरीके की समस्या शनि केतु अष्टम भाव में दे रहे हैं। पेट का ध्यान रखना होगा, भोजन बहुत शालीन करना होगा। नवम भाव केतु और शनि का जो संबंध है वहाँ पे वो काफ़ी दूर दूर तक है दोनों, इस वजह से वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपका दाम्पत्य ऐसा कोई खराब होगा। पर हाँ, ससुराल वालों से मतभेद तो सामान्यतः दिखाई दे रहे हैं, और शनि और केतु की दशा में कई बार आपके रिसर्च को प्रभावित होते हुए भी देखा जा रहा है। जब कभी भी केतु हालांकि उसमें सहायक होंगे, शनि थोड़े बहुत डिग्रेडेशन में लेके जाएंगे, लेकिन नवम भाव में जो शुक्र बैठे हैं और जो मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति के दाम्पत्य के बाद बहुत ज़्यादा भाग्य के लाभ को भी दर्शा रहे हैं। वहाँ पे शनि और केतु में केतु 23 अंश के हैं और शुक्र 13 अंश के बैठे हैं, और निश्चित रूप से शुक्रदेव की दशा आपके जीवन के लिए अनुभव, धर्म, आध्यात्म, लाभ और चिंतन मनन करने के साथ साथ बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना, दान पुण्य पूजा पाठ करना, मंदिर दर्शन करना और बड़ों का आदर करना, इतना ही नहीं खर्च ईला इंसान भी बना देते हैं। अब इस कुंडली पे मैं सीधा आपको कुंडली के धन वाले क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लोगों के वही होते हैं, तो कुंडली में जितने ग्रह अच्छे बैठे हैं उतना ही ज़्यादा कुंडली को बलवान समझा जाता है। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, पर कमज़ोर होकर के देखना, क्योंकि ये भाव इनको सूट उतना नहीं करता है। लग्न के से केंद्र में चंद्रमा का होना, लग्न पे गुरु की दृष्टि का होना, पंचम भाव के स्वामी का लग्न को देखना, लग्न के स्वामी का लग्न को देखना, नवम के स्वामी का लग्न को देखना। जरा ध्यान से देखेंगे तो जन्म कुंडली के सारे त्रिकोण के स्वामी लग्न को देख रहे हैं। लग्न भी त्रिकोण होता है, पंचम भी होता है, त्रिकोण नवम भी होता है।
उसके बाद लाभ क्या है इस कुंडली का? चतुर्थ के अधिपति चतुर्थ भाव में, अपने से 4 घर आगे, जो माता और भवन का सुख दे रहे हैं। दशम के अधिपति और दशम भाव अगर गुरु से दृष्ट हो या गुरु से प्रभावित हो तो व्यक्ति का करियर सेटल रहता है। तो शुक्र भी यहाँ ठीक है। धन भाव के स्वामी का सप्तम में आकर के लग्न को देखना, ये व्यक्ति को व्यापार भी दिखा देता है। उसके बाद यहाँ के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और जन्म कुंडली में मंगल उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं चतुर्थेश होकर के। यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के मंगल केंद्र में, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के मंगल जो है वो एकादशवें में बैठे थे। ये भी बहुत अच्छी बात है, जो ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में भवन, भूमि, वाहन और सांसारिक सुखों का मालिक बनेगा। यहाँ पे भी ये बात दिखाई दे रही है। मंगल उच्च की दृष्टि से लग्न को देख रहे थे, इस भाव का बल चंद्रमा बढ़ा रहे थे। 12वें भाव पे जो शनि राहु बैठे हैं ये विदेश यात्रा को रोक लगाते हैं। गुरु, बुध और केतु की दृष्टि के कारण मेहनत संघर्ष करने के बाद संभवतः व्यक्ति चला जाए, पर वहाँ भी कोई विशेष परेशानी ही देखने को मिल रही है। इस वजह से घर के नज़दीक ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शुक्र यहाँ बैठे हैं एकादशवें दशम भाव के स्वामी होकर के, इस वजह से यहाँ व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। और शुक्र की दशा में भी मैंने जो बात कही थी, यहाँ पे कई बार छोटे मोटे घर्षण दिखाई देंगे उच्च शिक्षा में, रिसर्च वगैरह में। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के। तो अष्टम भाव के स्वामी हैं, एकादशवें में बैठ गए और पंचम को देख लिए, और पंचम भाव के स्वामी अष्टम में। तो व्यक्ति को देर से ही सही पर उसकी सफलता उसको मिलेगी। पर हाँ, घर्षण जरूरी है और घर्षण निश्चित रूप से होगा। इस वजह से इस कुंडली को अगर आगे बढ़ाना होगा, देवी मैया की पूजा, मैंने जितना आरंभ में मैंने कार्यक्रम के उपाय बताए हैं उसको, देवी कवच का नित्य पाठ, आदित्य हृदय का रविवार को 21 बार पाठ, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करें, लगातार गाय की सेवा अगर होती रहे या उनका दर्शन होता रहे तो बहुत अच्छा है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इस कुंडली को मैं और समराइज़ करके अगर बता दूं तो दशमांशा चक्र में थोड़ी बहुत कमजोरी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लग्न के अधिपति का 12वें राहु के साथ जाना और दशम स्थान में मंगल तुला राशि के बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं घर्षण दे रहे हैं। और साथ ही साथ दशमांशा कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो जरा देखिएगा, तो शुक्र कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। बुध कहाँ बैठे हैं? 6वें भाव में। और लग्नेश शनि कहाँ बैठ गए? 12वें भाव में। तो ये ठीक नहीं होता है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में घर्षण और संघर्ष आता है। तो इस कारण से हमें इस कुंडली को नियमित दिनचर्या से बांध करके रखना होगा, नहीं तो कई बार व्यक्ति करना कुछ और चाहे और हो कुछ और रहा है। पर पढ़ने पढ़ाने का योग इस कुंडली में 100% अच्छा है। रिसर्च का क्षेत्र भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। पीएचडी, स्कॉलर या रिसर्च के क्षेत्र में प्रोफेसर वगैरह बन जाने का योग भी इस कुंडली में 100% बना है। और वो क्यों बना है? क्योंकि गुरु और मंगल दोनों लग्न को देख रहे हैं। और वो क्यों बना है? क्योंकि गुरु और शुक्र का संबंध है। और वो क्यों बन रहा है? क्योंकि द्वितीय भाव पे राहु हैं। और वो क्यों बन रहा है? क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति मंगल के साथ है। इतने सारे योग। उसके बाद हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे पास धन रहेगा और हम किसी भी तरीके से द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव जो बता रहा है उसके आधार पर कहीं से व्यक्ति को धन तो निश्चित रूप से आ जाएगा और वो सुखी जीवन जिएगा। मेहनत आप कर रहे हैं, इसे और मेंटेन रखने की आवश्यकता है और कुंडली निश्चित रूप से सफल हो जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हाँ, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, ये सब हमारे पक्ष में ही है। नौकरी और व्यापार में से नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार सामान्य है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में रिसर्च, कंसंट्रेशन, नियमित दिनचर्या और लगातार काम करने का फोकस बढ़ाना होगा। धर्म के प्रति अरुचि पैदा न हो, बड़ों का आशीर्वाद, परंपराओं का पालन और साथ ही साथ हमारे माता पिता के प्रति हमारा आदर और उनका सत्कार बना रहे, मंदिर का दर्शन ये सब होता रहे, गंगा जल का सेवन होता रहे। उसके साथ साथ कुंडली अपने करियर में फोकस करके आगे बढ़ जाएगी और लगभग ये कुंडली प्राप्त कर भी लेगी। ऋण का लेन देन इस कुंडली को नुकसान करेगा और मित्रों से सावधानी की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। अष्टक वर्ग था ये। भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए अगर मैं बात बता दूं तो आपकी कुंडली के आधार पर चंद्रमा की दशा में भवन भूमि का सुख मिल सकता है। उसके साथ आपकी कुंडली में शनि की दशा में भी भवन, भूमि, वाहन के सुख प्राप्त किए जाएंगे। बुध की दशा में विदेशी यात्रा हो सकती है। चंद्रमा की दशा और राहु केतु के साथ शनि की दशा में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। क्या क्या? कफ और वात इस कुंडली को परेशान कर सकते हैं। विद्या अध्ययन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। पूजा पाठ में मन आपका सामान्यतया ठीक ठाक है। संतति का सुख इस कुंडली में है। संतति से
दूरी रहेगी पर है। दशाओं के क्रम में सूर्य, गुरु, मंगल और शनि की दशा लाभ और धन देने वाली होगी, जबकि राहु, केतु, चंद्रमा, शुक्र और बुध की दशा इरिटेटिव साउंड करने वाली, घर्षण, परेशानी और अवरोध देने वाली होंगी। आप भाग्यशाली हैं। थोड़ा बहुत संघर्ष है इस कुंडली में। अगर भाग्य को बल देना होगा तो देवी मैया की पूजा करनी होगी, नित्य उनके मंदिर का दर्शन करना होगा। साथ ही साथ हम जो कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसमें जल्दबाजी न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 3 और 6 बहुत अच्छे रहेंगे, ये बात आपको इतनी समझनी होगी। होरा चक्र बता दिया, और भी चीज़ें मैं आपको ग्रह के बल के आधार पर बता दूं। हमें रविवार को नमक का सेवन नहीं करना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है, बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और बचकानी हरकतें, लड़कपन नहीं करनी है, थोड़ा गंभीर हो जाना है। बड़ों का आदर, धर्म का पालन, नियमबद्ध होकर के जीना और सदाचरण का व्यवहार, वेदोक्त आचरण करना, इससे गुरु आपके ठीक होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियमित और काम में स्थिरता हो, इस वजह से अपनी बुद्धि को और मन को बहुत ज़्यादा स्थिर रखने की आवश्यकता होगी। राहु और केतु आपकी कुंडली में लगभग 50% से ज़्यादा पर अच्छे परिणाम करेंगे। क्लियर है? युति के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ जो युति बनी है ये सामान्यतया स्थिरता के साथ परिणाम देगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के परिणाम नहीं देगी। और बाकी तो कोई ग्रह युति में है नहीं। शनि और केतु में बैठे हैं युति में, जो आपको भविष्य को देखने वाला, स्वप्न को समझने वाला, और पूर्व जन्म में भी व्यक्ति मंत्र जापक था और इस जन्म में भी मंत्र जापक है। पूर्व जन्म में भी वो ज्योतिष को समझने वाला था, इस जन्म में भी वो ज्योतिष को समझने वाला है। इस जन्म में भी व्यक्ति के भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो पहले से पता चल जाती हैं, और पीछे भी यही काम था। पूर्व जन्म में व्यक्ति प्रवक्ता था, मंत्री था, राजा के निकट रह करके काम करने वाला था। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति समाज की सेवा करने वाला था, लेकिन चिंताग्रस्त रहने वाला था। यात्रा अच्छी है लेकिन मृत्यु कष्ट वाली ना हो, इस वजह से अपने वजन को बढ़ने नहीं देना है। नवांश कुंडली के लग्न को 2 शुभ ग्रह चंद्रमा और बुध जल तत्वीय ग्रह देख रहे हैं, इस वजह से वजन बढ़ना इस कुंडली की समस्या हो सकती है। पत्नी के पीछे पीछे घूमना भी, ये कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं। पत्नी थोड़ा बहुत तो संशय या भ्रम रखने वाली हो सकती हैं, या कई बार शंकालु प्रवृत्ति वाली हो सकती हैं। ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है, इस वजह से कभी भी असफल नहीं होगी और निश्चित रूप से व्यक्ति अपने सफलता को प्राप्त करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।